जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है। तो इसका जो पहला प्रश्न है आपका कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका घात आपका एक होता है, क्योंकि इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे कि होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x की घात 1 होता है, इसीलिए इसका घात 1 होगा। उसके बाद जो दूसरा होता है द्विघातीय समीकरण या द्विघात बहुपद कह सकते हैं, तो उसका जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो अधिकतम घात होता है वह होता है 2। तो इसका अगर पूछा जाएगा कि द्विघातीय बहुपद का घात होगा तो उसका 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद का 3, चतुर्घातीय का 4। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि tan π/2 का मान होगा, तो पाई का वैल्यू होता है 180 और इसे 2 से विभाजित कीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात आपको यहाँ पर tan 90 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि sin 90 से लिख सकते हैं sin 90 बटा cos 90, क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कैसे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये इससे एक प्रश्न रहता ही है हमेशा कि मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें आपका प्लस प्लस होता है। इसमें इस साइड जो है ना प्लस होता है, ये साइड भी प्लस होता है और ये माइनस होता है और ये भी माइनस होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई हो गया, तो ये वाई डैश हो गया। ये प्लस प्लस हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद ये दूसरा चतुर्थांश होता है, इसमें देखिए पहले एक्स का लिखा था तो माइनस एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस वाई हो जाएगा। इसमें तो दोनों हो जाएगा माइनस से माइनस तीसरा में, और इसमें पहले एक्स का लिखेगा प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस इसका हो जाता है चतुर्थ चतुर्थांश का। तो यहाँ पर प्लस है पहले और उसके बाद माइनस है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या, डी चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो जो वृत्त के केंद्र है उस पर एक 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्त है और इस वृत्त के जो सेंटर है यहाँ पर ही 360 डिग्री का आपका कोण बनता है। तो जानते होंगे कि आप रेखा पर इस तरह से खींचिएगा तो यहाँ पर आएगा तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो करा इसी को अगर पूरा घुमा देते हैं तो ये बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, तो पूरा घूम गया तो यही 180 नीचे हो जाएगा, 180 ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो है ना ये 360 डिग्री का कोण इस तरह से यहाँ पर ही होता है। तो इसका रिटर्न हो जाएगा सी 360 डिग्री। उसके बाद है 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक हुआ होता है जो किसी बारंबारता या अंतराल में अधिक बार आया होगा। तो इसमें 5 जो है ना वह 3 बार आया हुआ है, जो सबसे अधिक बार इस अंतराल में आया है, जिस कारण से इसका बहुलक जो है वह 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज ABC में है। त्रिभुज हमें एक ABC यहाँ पर ही दिया गया है। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है ABC, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और क्या कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इसका मध्य बिंदु डी है और इसका मध्य बिंदु ई है। कह रहा है कि जो है ना यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिए और डी ई जो है यहाँ पर ही डी ई समानांतर है बी सी का, और कह रहा है बी सी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये डी ई का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर मध्यमान प्रमेय लग जाएगा। जब इसका मध्य बिंदु डी होता है उसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा जाता है जो इस रेखा के समानांतर होता है, तो वहाँ पर लग जाता है जो बी सी है वह हो जाएगा हाफ डी ई के, सॉरी यहाँ पर जो है ना आपका हो जाएगा पहले यहाँ पर जो बी सी है डी बराबर क्या हो जाएगा, इसी का डी मान लीजिए ये जो है ना ये आपका डी ई जो है ये इसके आधा होता है, तो हाफ बी सी हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू आपका 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर डी फॉर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न है आपका कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को पहले हम उछालेंगे तो कितने परिणाम कुल परिणाम हो जाएगा इसका, तो इसका टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वह हो जाएगा आपका
एक बार तो हेड आ सकता है, दूसरा बार तो टेल आ सकता है। ये दो ही परिणाम है जो हम एक सिक्का फेंकेंगे, या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा। तो दो इसका कुल परिणाम हो गया। और कह रहा है कि चित आने की, चित इसमें एक बार ही आ सकता है। तो चित आने की एक ही प्रायिकता है, अर्थात चित एक ही बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 का ए हो जाएगा। फिर है कि एपी में दे दिया गया है इतना अंतराल का इसका सार बंधन ज्ञात करेंगे। तो A2 में से हमें A1 को घटा देना है। तो A2 यहाँ पर है 16 - 10 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 22 माइनस करेंगे 16 तो फिर भी 6 ही होगा। 28 - 22 करेंगे तो फिर भी 6 ही होगा। तो आप कर सकते हैं, आज का सारबंतर समान है, क्योंकि एपी में जब बोला गया है तो उसका सारबंतर तो समान होगा ही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B6। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जो है ना, आप मान लीजिए कि दो आपके पास इस तरह से त्रिभुज दिया गया है, ये ABC है और ये PQR मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना AB अनुपात हो जाएगा इसका PQ के, क्योंकि संगत भुजाएं का अनुपात समान है। यहाँ पर ही PQ हो जाएगा, PQ का अनुपात समान है। उसके बाद कीजिएगा तो AC हो जाएगा PR के बराबर, BC हो जाएगा आपका QR के बराबर। तो उतना नहीं लिखना है, तो ये दे दिया आपका 4:9। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो है ना, क्षेत्रफलों को, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात इसका ही स्क्वायर होता है, वर्ग। तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 9 × 81, तो 16/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16/81। फिर है 1/√3 बराबर होता है। तो 1/√3 जो है ना आपका tan 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है और cos 30 डिग्री वैल्यू 3/2 होता है। 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा D। या आपको स्वतः याद ही है पूरा तो सीधे टिक लगा दीजिए। उसके बाद ये रिक्त स्थानों की भरने वाला प्रश्न है, जो तुरंत हो जाएगा आपका कि ax² - bx + c = 0 के मूलों का योग होगा। मतलब इसका जो दो शून्यक होगा अल्फा बीटा, उसके योग होगा। तो अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं -b/a होता है, जहाँ पर b x का गुणक होता है और a x² गुणक होता है। तो माइनस है और ये -b है बटा, यहाँ पर ही a तो a ही होगा। तो ये हो जाएगा b/a प्लस में। तो इसका राइट आंसर b/a हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि sec² थीटा - tan² थीटा का मान होता है, ये 1 होता है। फिर है किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल πr प्लस R प्लस r। तो इसका दूसरा और क्या होता है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही होता है R - r। उसके बाद देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, 0 होता है। फिर है कि इतना, इसके बाद माध्य वाला है प्रश्न, इसको भी हल कर लेते हैं कि इसका माध्य जो है इतना दिया गया है, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1 + 4 + x + 5 + 12 और क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे n, और ये आपका 7 दे दिया है। तो यहाँ से कर दीजिए, इसको अगर जोड़िएगा तो 4 1 5 5 5 10 10 10 12 22 22 + x बटा बराबर दीजिए इधर 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर 35 में अगर 22 घटा देते हैं तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 22 घटा दीजिए, यहाँ से 22 खत्म, उधर 22 घट जाएगा तो 13 आ जाएगा आपका राइट आंसर। x का वैल्यू 13 आ जाएगा इसमें। उसके बाद किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता p बराबर क्या होता है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता फाई होता है, = 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या कि बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पता ही आपको कि x बराबर लिख देना है। यहाँ पर x1 जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 + x2/2। तो 0 है तो 2 + 0/2, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। फिर कीजिएगा तो 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1,2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 3 + 2√5 एक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए आप जो है ना, आप सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा आप खुद बना लीजिएगा। फिर है कि द्विघात बहुपद दिया गया है x² + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है आपको, आवाज गणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसको कह रहा है कि उसके शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अल्फा + बीटा बराबर जो होता है -b/a, अल्फा और बीटा का वैल्यू जोड़ना है, उसके बाद -b/a पर रखना है, दोनों का बराबर हो जाएगा, तो सत्यता आपको जांच कर देना है। उसके बाद अल्फा × बीटा निकाल देना है आपको, c/a हो जाएगा, तो उसको भी यहाँ पर ही कर देना है।
उसके बाद है अभाज्य जो है ना गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, इसका हल निकालने के लिए तो आप निकाल ही लीजिएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा, मतलब गुना करने पर 10 आता है, तो कितना कीजिएगा तो आपका जो है ना -3 आ जाएगा। अगर नहीं लगेगा तो विवेचक लगाकर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका त्रिभुज इतना समरूप है, इसके क्षेत्रफल इतना है, तो इसमें डी बी सी के बराबर है। तो वही जो पहले प्रश्न कराए थे उसी पर आपको जो है ना दोनों के अनुपात कर देना, आपका निकल जाएगा। फिर है कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज की, ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखिए, आपको खुद से सोल्यूशन करना है इसका, कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्शिका की जो रेखाएं समांतर होती है, ये भी आपको सिद्ध करना है। उसके बाद बिंदुओं इतना है, इतना और इसका बीच की दूरी है, तो इतना पड़े ही होंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देना, आपको फार्मूला हो जाएगा। फिर है त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया, तो फार्मूला बताए थे आपको, इसका फार्मूला होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, इस पर रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि 3 घनों के किनारों की लंबाई इतना दिया गया है, इसको पिघला दिया, तो तीनों का आपको आयतन निकाल कर जोड़ देना है और उसका जो है बड़े आयतन के बराबर कर देना है। आपका जो जिसका लंबाई कहेगा तो लंबाई का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू करा ज्ञात करने के लिए, तो आपको पता है यहाँ पर किस प्रकार से कीजिएगा, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है b/h, तो h/b हो जाएगा इसका। तो इसका p का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, जैसे h है इसका 13 और ये है 12, तो p का वैल्यू क्या होगा, h में से 13 को घटा दीजिए, तो √100 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाता है, 144 हो जाता है, इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25 आ जाएगा, ये 5 निकल जाएगा इससे, तो p का वैल्यू हो जाएगा 5, p का वैल्यू 5 हो गया। फिर कॉट का थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का वैल्यू 5 बटा हो जाएगा आपका 12, 5/12 इसका राइट आंसर। उसके बाद इसका भी निकाल सकते हैं आराम से, एक के बराबर प्रूफ करना है तो इसको लेना है आपको और इसको लेना है, इस दोनों को एक साथ करना है, tan इंटू कॉट आ जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसे लिख सकते हैं tan 90 - 42 डिग्री, तो ये 42 डिग्री ये हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री, और यहाँ पर ये tan 42 डिग्री है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू समान है। तो उसी प्रकार से इसमें भी कीजिएगा, 90 में से घटा दीजिएगा आपको 67, तो कॉट 67 डिग्री आ जाएगा, इसमें tan 67 डिग्री, तो उसका भी 1 हो जाएगा, 1 × 1 = 1, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया त्रिभुज के 3 अगर शीर्ष दिया गया तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो ये फार्मूला आपको बताए थे 1/2 होता है इंटू x1 पहले लेना है, उसके बाद 23, 31, 12 ये फार्मूला लगा देना है, तो मतलब y2 - y3 करना है, फिर प्लस x3 यहाँ पर देना है, तो y3 - y1 करना है, फिर जाके प्लस x2 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर x3 करना है और y1 - y2 देना है। इस तरह से आपको इस पर मान रखकर निकाल लेना क्षेत्रफल। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, तो इसमें देखिए ये तो दे दिया है 3, डी हो जाएगा इसका 8 में से 3 घटा 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कौन सा पद 78 होगा, तो कौन सा पद 78 होगा, तो एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 78 दे दिया है, तो फार्मूला लगा दीजिए, एन बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू का d, इस पर रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। उसको आभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौस हो जाए तो बहुत बच्चा भी कर लेगा। तो इस तरह से जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।